Good morning students. Today we will start with the next topic of dual nature of matter and radiation. अब तक हमने क्या पढ़ा था कि ड्यूअल नेचर में कि किसी भी रेडिएशंस की दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक होती है वेव और एक होती है पार्टिकल। वेव में हमने few of the concepts like wave optics in which we have discussed interference and diffraction that can be done if you consider light as a wave nature. But if we want to discuss photoelectric effect, then we have to consider the particle nature of light. So now the next topic is de Broglie hypothesis. de Broglie hypothesis करने के लिए हमें पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फोटोन की पढ़नी पड़ेंगी। What are the characteristics of photon? हमने लास्ट आर्टिकल में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फोटोन जो है that is a packet of energy and we can explain the things if we consider that packet of energy of radiations in photon. तो सबसे पहले if we assume matter and radiations, it can be done when you consider radiations as photon. तो हम ये तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब हम रेडिएशंस को एक फोटोन मानेंगे। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, रेडिएशंस को फोटोन मानेंगे तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी? एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बी h mu, where mu is the frequency, that is hc by lambda. मतलब अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो ईच पैकेट या ईच फोटोन हैव द सेम एनर्जी। ठीक है। थर्ड, नंबर ऑफ रेडिएशंस, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted is directly proportional to the intensity of photon. ठीक है, कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे that depends upon intensity. ठीक है, all photons travel with the speed of light. All photons travel with the speed of light. Every photon has the momentum that is h by lambda, where h is the Planck's constant. H is known as Planck's constant. Photons are not deflected by electric field and magnetic field. फोटोन्स जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे से डिफ्लेक्ट नहीं होते। फोटोन जो हैं उनका जो फोटोन का मास वेलोसिटी ऑफ लाइट से चेंज हो जाता है। इफ द फोटोन इज हैविंग velocity of light, then its mass will change, where m naught is known as rest mass of photon. M naught is known as rest mass of photon. ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है अगर चेंज हो जाती है तो फोटोन्स जो है उनकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। So these are the few concepts, few characteristics you must know about the photons to have a discussion with de Broglie hypothesis. तो अब हम शुरू करेंगे बेटा de Broglie hypothesis. de Broglie hypothesis
उससे पहले एक क्वेश्चन लिखिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, दैट इज फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। आर्टिकल है बेटा फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट to explain photoelectric effect, to explain photoelectric effect। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम्स। फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ध्यान से सुनिए पहला, वेव थ्योरी क्या कहती है? एनर्जी कैरिड बाय द बीम ऑफ लाइट इज डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ बीम। ध्यान से देखिए, आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, पहली बात तो जब भी ये आर्टिकल आएगा बेटे आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? According to wave theory, according to wave theory, energy carried, energy depends upon the intensity। मतलब greater is the intensity, greater will be amplitude, amplitude and greater will be energy। आपको याद होगा जब हमने 11th का लेक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था, आप अपनी +1 की बुक्स में खोलना लास्ट चैप्टर, कि एनर्जी जो है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो वेव थ्योरी क्या कहती है? अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है, और अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी एंड एनर्जी आर रिलेटेड। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में हमने एक्सपेरिमेंटली क्या पढ़ा कि अगर इंटेंसिटी बढ़ती है तो एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Wave theory fails to explain the photoelectric effect। थर्ड है वेव थ्योरी। सेकंड क्या है बेटा? वेव थ्योरी क्या कहती है कि emission is possible, emission is possible for all frequencies, emission is possible for all frequencies। मतलब अगर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपने एनर्जी की किसी भी फ्रीक्वेंसी की वेव हो, वो रेडिएशन सभी की सभी इलेक्ट्रॉन्स पे डलेगी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और एनर्जी और लाइट आएगी और एनर्जी कलेक्ट होगी। तो जब इसकी सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, ये बाहर आ जाएगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। मीन्स कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज। पर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़ा है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए, आपका एमिशन पॉसिबल नहीं होता, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी हो। इसलिए वेव थ्योरी सेकंड पार्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। नाउ द थर्ड के अकॉर्डिंग क्या कहती है? वेव थ्योरी कहती है एनर्जी सभी इलेक्ट्रॉन्स पे डली, वे रेडिएशन सब यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गई, फिर डली फिर स्प्रेड हो गई। तो हर इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया। जब ये एनर्जी सफिशिएंट हो जाएगी तब ये आपका इलेक्ट्रॉन
बाहर आ जाएगा। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटली क्या पढ़ा है कि 10 की माइनस सेकेंड में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस, बट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी प्रोसेस इज नॉट इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब ऑल दीज थ्री फैक्टर्स एक्सप्लेन कि वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड मेनी टाइम्स आस्क्ड इन द एग्जाम्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल बेटा जो आपके सिलेबस में है वो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। हम पढ़ चुके हैं ड्यूअल नेचर होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है, वेव नेचर भी होती है। कुछ पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं और कुछ फैक्ट्स वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। व्हाट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है? पहले डेफिनेशन ध्यान से सुनिए, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अ मूविंग पार्टिकल इज समटाइम्स act as a wave and sometimes act as a particle. A wave associated with moving particle always control the particle in every respect. मतलब अगर एक पार्टिकल m है, एक पार्टिकल है जिसका मास है बेटा m, ठीक है, अगर वो पार्टिकल v वेलोसिटी से चल पड़ा तो डी ब्रॉगली क्या कहता है? एक तो उसकी पार्टिकल नेचर है, मास है, पार्टिकल है m। एक जब वो चलता है उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाती है जिसे हम कहते हैं मैटर वेव। अ मूविंग पार्टिकल के साथ अ वेव इज एसोसिएटेड एंड दैट वेव इज नोन एज मैटर वेव एंड द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव इज h upon mv। The wavelength of the matter wave is h upon mv, मतलब it is dependent on v। अगर वेलोसिटी 0 है मतलब पार्टिकल रेस्ट में है तो लैम्डा इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब नो वेव इज एसोसिएटेड। सो मैटर वेव ओनली एसोसिएटेड व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग। अगर आपका v इंफिनिटी हो जाए लैम्डा 0 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि बहुत कम वेवलेंथ की, ऑलमोस्ट 0 वेवलेंथ की फास्ट वेव्स एमिट हो रही हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि इसका हाउ टू डिराइव द रिलेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। हाउ टू डिराइव द रिलेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आप कहते हो एक फोटोन है जिसका मास m है, ठीक है, और ये फोटोन जो है c वेलोसिटी से चल रहा है, तो आप कहोगे E is equal to mc², मास इनटू वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, ये हमने पढ़ा हुआ है। और किसी भी फोटोन की उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग भी एनर्जी होती है, तो E आ गया h में। दोनों ही एनर्जीज सेम फोटोन की हैं तो दोनों एनर्जीज इक्वल होनी चाहिए। mc² इज h में।
कि जब वेव एसोसिएटेड है दैट कंट्रोल्स द पार्टिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। अगर ये पार्टिकल आगे चला जाएगा तो वेव आगे चली जाएगी, पार्टिकल के साथ साथ ही वेव एसोसिएटेड है। तो कई बार बोर्ड में बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप लोकेशन ऑफ पार्टिकल जो बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पे कैसी वेव होगी, क्या वेवलेंथ होगी, एंड शो द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इन डायग्राम। तो दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज पार्टिकल wavelength and this is the possible wavelength associated with the moving particle. तो ये था आपका डी ब्रॉगली। दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लोकेशन ऑफ पार्टिकल है जो हम एग्जैक्ट अभी भी नहीं बता सकते, दैट इज बेस्ड ऑन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसको प्रोबेबिलिटी को यूज करके हमने इस डायग्राम को फ्रेम किया है। ठीक है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है और मैटर वेव्स क्या होती है, हाउ इट वेरीज विद द वेलोसिटी एंड व्हाट इज द डेरिवेशन। अब आपके पास डेविसन जर्मन आपका आर्टिकल कट गया है। अब है आपका रिलेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ के रिलेशन को कैसे प्रूव करोगे। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट टेम्परेचर T इज गिवन बाय, या +1 में पढ़ चुके हो, 3/2kT, where K is known as बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी को लिखोगे बेटा 12mv², 3/2kT। ठीक है, आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो यहाँ से आपके पास हाफ से हाफ कट गया, तो आपने निकालना है v की वैल्यू 3kTm का। ठीक है, तो 3kTm ये आ गया आपका वेलोसिटी। अब आप इसमें वैल्यूज रख दो, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, दैट इज h/m रूट 3kTm। तो ये आ गया h/रूट 3km। ये आ गई वेवलेंथ, हाउ इट वेरीज विद टेम्परेचर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट रिलेशन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच द मास m is accelerated। डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, डी ब्रॉगली wavelength in terms of potential V। ठीक है भाई, तो आपको ये रिलेशन पता है, हमने पढ़ा था 12mv² is EV, V is the potential difference। यहाँ से आपके पास आ गया mv² 2eV, V is equal to 2eV/m। ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा, हाँ जी बेटा, लैम्डा आ जाएगा h/m रूट 2eV/m। रीराइट द फॉर्मूला, m अंदर चला जाएगा बेटा, ये आ गया रूट 2meV इज वेवलेंथ। इस रिलेशन पे बेस्ड ये 3 ग्राफ है जो आपसे बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। पहला लैम्डा वर्सेस वी,
स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है, तो ये था आपका अबाउट द डी ब्रॉगली एंड ड्यूअल नेचर। तो आपका डेविसन एंड जर्मर आपके सिलेबस से कट गया है और ये चैप्टर आपका पूरा हो गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लिखिए बेटा, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with an electron moving with speed of 5.4 into 10 raised to power 6 meter per second and a ball, second part, a ball of mass 150 gram traveling with 30 meter per second. H is equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second and mass of electron 9.11 into 10 raised to power minus 31 kilogram। फॉर्मूला आपको पता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mg। दो चीजें हैं, एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉन है उसके लिए निकालना है, एक बॉल है उसके लिए निकालना है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन के लिए 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 करोगे बेटा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 5.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। ये आपके पास सॉल्व करके आएगा 0.135 मिलीमीटर। अब आप बॉल के लिए निकालोगे जिसका मास बड़ा है, फॉर्मूला सेम रहेगा बेटा, 6.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34। मास ऑफ बॉल आपको दिया है बच्चे 150 ग्राम, 150 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 इंटू 30। ये आपकी स्पीड दी हुई है, तो ये आ जाएगा 1.47 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34। तो अगर वेलोसिटी भी कम है और आपका मास, तो आपकी वेवलेंथ बहुत कम आएगी। ठीक है भाई, एंड इज इट क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल एट 127 डिग्री C। गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11, 10 raised to power minus 31 किलोग्राम। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K 1.38 इंटू 10 raised to power minus 23 जूल पर मोल पर केल्विन। प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता है, अभी हमने डिराइव किया था। T के लिए रिलेशन क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट E KMT। h की वैल्यू पता है बेटा, दैट इज 6.6 10 raised to power minus 34 रूट E इंटू 1.38 10 raised to power minus 23। मास कितना है बेटा, मास है आपका 9.1 इंटू इलेक्ट्रॉन है 10 रेज़ टू पावर माइनस 31। टेम्परेचर आपके पास है 127, 273 ऐड करो तो ये हो जाएगा 400 की पावर हाफ। तो टेम्परेचर से आपकी वेवलेंथ आएगी 5.3 इंटू 5.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 मीटर्स। ठीक है भाई।
तो हाउ टू कैलकुलेट द वेवलेंथ व्हेन टेम्परेचर इज गिवन। ठीक है भाई। हाँ जी, अब है आपके पास दो तीन न्यूमेरिकल ग्राफ के हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपके यही थे और इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स थे जो आपने रिवाइज करने हैं। ठीक है, और आपको ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, डेविसन एंड जर्मर